नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बोस स्टडी में। मैं हूं आकाश, आप सभी के साथ। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं राजपूत काल के बारे में। दोस्तों, जानेंगे इनके बारे में कि राजपूत कौन थे। तो दोस्तों, राजपूत जो थे वो अपनी शौर्य और अपनी वीरता के लिए जाने जाते थे। साथियों, इनकी शौर्य और इनकी वीरता का विवरण हमें कई मुस्लिम इतिहासकारों से भी प्राप्त होता है, जैसे कि अलवर्नी। साथियों, अलवर्नी ने हमारे जो राजपूत शासक थे उनके बारे में, उनकी महानता के बारे में काफ़ी विवरण दिया है। ऐसे ही इब्न बतूता थे, उन्होंने भी साथियों इनके बारे में काफ़ी कहा है। साथियों, राजपूत शासकों के साथ साथ जो राजपूत रानियां भी थीं, उनका भी काफ़ी शौर्य और काफ़ी विवरण हमें देखने को मिलता है। जैसे कि रानी नायिका देवी, जिन्होंने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह पराजित किया था। तो साथियों, शासकों के साथ साथ जो रानियां थीं वो भी अपनी महानता के लिए जानी जाती थी। साथियों, राजपूत जो थे वो आपस में लड़ते रहते थे। क्या करते रहते थे? आपस में लड़ते रहते थे और कोशिश करते थे कि मैं अपने पड़ोसी राजा को हरा दूं और उसके राज्य पर अपना अधिकार कर लूं। इस तरह साथियों वह अपने राज्य का क्या करते थे? विस्तार करते थे। तो दोस्तों, जिन्होंने मेरी एक बार पिछली क्लासें नहीं देखी हैं वो पिछली क्लासें देख सकते हैं जाके। मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकती हैं। साथियों, क्लास को एक बार शेयर कर दो अपने साथियों के साथ, जिससे वो भी क्लास के साथ जुड़ सके। दोस्तों, क्लास को लाइक कर दो एक बार और क्लास को सब्सक्राइब कर दो। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम राजपूत वंश के बारे में कि साथियों इस बारे में इतिहासकारों का क्या कहना है। दोस्तों, इतिहास इसमें बहुत मतभेद है और साथियों इतिहासकारों का इसमें क्या है, बहुत अपना अपना अधिक मतभेद है। तो देखते हैं कि हर इतिहासकार का अपना अपना राजपूत के बारे में क्या मानना है। तो साथियों, देखते हैं राजपूत वंश की उत्पत्ति, इसके बारे में पढ़ते हैं कि क्या है मानना इतिहासकारों का। तो साथियों, कर्नल टॉड थे और कनिंगम थे। कौन थे? कर्नल टॉड और कनिंगम। अब इन दोनों ने क्या माना है? साथियों, इन्होंने राजपूत को शक और कुषाण तथा हुड़ विदेशी जातियों से संबंधित माना है। यानी कि इन्होंने माना है कि जो पहले शक हुआ करते थे या कुषाण वंश जातियां थी वो पहले दब गई थी, धीरे धीरे वही कर क्या हुई, उभर कर सामने आई और वही साथियों क्या बने, वही राजपूत वंश के उभर कर सामने आई। यानी कि जो शक जाति थी या कुषाण जाति थी जो दब गई थी कुछ समय के लिए, वही उभर कर सामने आई राजपूत शासकों के रूप में। जीएच ओझा साथियों इनके अनुसार क्या कह रहे हैं? जीएच ओझा कह रहे हैं कि प्राचीन क्षत्रिय जातियां थी, है जो राजपूत जातियां थी, यह प्राचीन क्षत्रिय जातियां थी जो राजपूत के रूप में उभर कर सामने आई। तो इनका कहना यह है कि जो राजपूत जो अब हम पढ़ रहे हैं इनके बारे में, यह साथियों प्राचीन क्षत्रिय जातियां थी, लेकिन ये किसी कारण दब गई थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, यह उभर कर सामने आई। चंद्रबरदाई की रचना, साथियों चंद्रबरदाई ने एक रचना लिखी है, उनका नाम है पृथ्वीराज रासो। क्या नाम है? पृथ्वीराज रासो। तो साथियों, पृथ्वीराज रासो के अनुसार क्या है, राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति माउंट आबू पर्वत, कहां से? माउंट आबू पर्वत पर एक ऋषि थे वशिष्ठ, ऋषि वशिष्ठ के अग्निकुंड से हुई है। साथियों, यह काफी मतभेद है और काफी उलझन है हमारे सामने कि ऐसा कैसे हो सकता है कि साथियों किसी की भी अग्निकुंड से क्या हो सकती है, उत्पत्ति हो सकती है। तो साथियों, चंद्रबरदाई की जो पुस्तक है पृथ्वीराज रासो, उसमें यही लिखा गया है कि जो राजपूतों की उत्पत्ति हुई है वह साथियों कैसे हुई है? अग्निकुंड से हुई है। एक ऋषि से वशिष्ठ, ऋषि वशिष्ठ थे साथियों, वह हवन कर रहे थे तो उनके अग्निकुंड से इसकी क्या हुई, उत्पत्ति हुई। उसमें साथियों क्या थे, प्रमुख शासक जो थे वंश थे वो कौन कौन से थे? प्रतिहार, चालुक्य, चौहान और परमार वंश। इन वंश की उत्पत्ति किससे हुई? तो साथियों, इन वंश की जो उत्पत्ति हुई है वह हुई है अग्निकुंड से। तो साथियों, इसके बारे में क्या है, इतिहासकारों के काफी मतभेद हैं। और जो लास्ट की पृथ्वीराज रासो वाला है उसमें साथियों क्या है, इतिहासकारों के सच में ही बहुत मतभेद है। क्योंकि साथियों कोई भी किसी की उत्पत्ति अग्निकुंड से किस तरह हो सकती है, यह इसलिए लोग समझ नहीं पा रहे थे इसके बारे में। साथियों, हम आज पढ़ेंगे राजपूत वंश के कुछ वंश के बारे में। मैं आपको बताता हूँ, पृथ्वीहार वंश, गहड़वाल वंश, चौहान वंश, परमार वंश, चंदेल वंश और चालुक्य वंश। अब साथियों क्या करेंगे, हम इसको दो भाग में कंप्लीट करेंगे। कितने भाग में? राजपूत काल को हम दो भाग में कंप्लीट करेंगे। आज हम जो पढ़ेंगे दोस्तों वो हम पढ़ेंगे पृथ्वीहार वंश के बारे में, गहड़वाल वंश के बारे में और चौहान वंश के बारे में। इन तीन वंश के बारे में हम आज कंप्लीट कर लेंगे। और साथियों कल हम पढ़ेंगे परमार वंश, चंदेल वंश और चालुक्य वंश, और उसके बाद इसका टेस्ट करेंगे। तो दोस्तों, अब देखो हुआ क्या था, जब आता है पृथ्वीहार वंश। दोस्तों वैसे तो हम पृथ्वीहार वंश के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं, जब हमने त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में पढ़ा था तो हमने साथियों इसके बारे में गुर्जर पृथ्वीहार वंश के बारे में पढ़ा था। पर फिर भी जो नए स्टूडेंट है उनके लिए एक बार देख लेते हैं साथियों, एक बार हम दोबारा इसको रिवाइजिंग कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, गुर्जर पृथ्वीहार वंश के संस्थापक कौन थे? तो साथियों इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? वह थे नागभट्ट प्रथम।
कहीं कहीं साथियों आपको हरिश्चंद्र भी देखने को मिलेगा। कहाँ कहाँ आपको हरिश्चंद्र भी देखने को मिलेगा। लेकिन साथियों जो वास्तविक संस्थापक इसके थे वो कौन थे? वो नागभट्ट प्रथम थे। यूपीएससी और एसएससी ने भी साथियों इसका जो आंसर है या जो उसका संस्थापक है तो वो नागभट्ट प्रथम को ही माना है। नागभट्ट प्रथम ने साथियों अपनी जो राजधानी बनाई थी वो उज्जैन को बनाया था। किसे बनाया था? उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया था। यह साथियों इनका क्षेत्र था। जो गुर्जर प्रतिहार वंश थे यह इनका क्षेत्र था। यह साथियों क्षेत्र था, ये क्षेत्र था, यह पहले साथियों पाल वंश के अंडर में था। किसके अंडर में था? पाल। लेकिन इन्होंने पाल शासकों को हराया और उस पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। उधर साथियों अरब एक कमांडर था अरब का। कौन था? एक अरब का कमांडर था जुनैद। जुनैद ने नागभट्ट प्रथम पर आक्रमण किया जिसमें जुनैद की बुरी तरह हार हुई थी। साथियों तो काफी आक्रमण हुए थे पहले अरब की तरफ से। काफी अरब मुस्लिम ने हम पे भारत पे आक्रमण किया। लेकिन साथियों नागभट्ट प्रथम के समय कोई भी आक्रमण सफल नहीं हो पाया और नागभट्ट प्रथम हर बार जो भी आक्रमणकारी थे उन्हें पराजित करते रहे। तो साथियों हम कह सकते हैं कि नागभट्ट प्रथम के दौरान साथियों जितने भी आक्रमण हुए वह सारे कितने हुए? असफल हुए, यानी कि कोई भी आक्रमण सफल नहीं हो पाया था। आक्रमण काफी हुए थे उनके समय। जो अरब तरफ के मुस्लिम थे उन्होंने काफी आक्रमण किए लेकिन साथियों वह कोई भी सफल नहीं हो पाया था। सबको नागभट्ट प्रथम ने पराजित कर दिया और वापस भेज दिया था। अब साथियों क्या होता है? नागभट्ट प्रथम को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मैंने आपको बता दिया था कि इन्हें क्या है? इन्हें वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इन्होंने अपनी जो राजधानी थी वो कहाँ बनाई थी? अब कन्नौज बनाई थी। पहले क्या थी इनकी राजधानी? पहले साथियों इनकी राजधानी थी उज्जैन। उसके बाद साथियों क्या हुई? कन्नौज। क्योंकि साथियों त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। त्रिपक्षीय संघर्ष किस किस के बीच हुआ था? राष्ट्रकूट, पाल वंश और गुर्जर प्रतिहार वंश। जिसमें साथियों जो गुर्जर प्रतिहार वंश थे उनकी जीत हुई थी। और युद्ध किसके लिए हुआ था? त्रिपक्षीय संघर्ष कन्नौज के लिए। तो साथियों कन्नौज पर जीत करके इन्होंने कन्नौज को क्या किया? अपनी राजधानी बना लिया था। अब नागभट्ट द्वितीय साथियों राष्ट्रकूट शासक थे। राष्ट्रकूट नहीं, नागभट्ट द्वितीय थे साथियों। नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय ने हराया था। किसने हराया था? राष्ट्रकूट एक शासक था गोविंद तृतीय, उसने हराया था। और गुर्जर प्रतिहार के कुछ साथी जो कुछ क्षेत्र था उस पर क्या कर लिया? अपना अधिकार कर लिया था। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बहुत आता है कि नागभट्ट द्वितीय को किसने हराया था। आप याद रखेंगे किसने हराया था? राष्ट्रकूट शासक था गोविंद तृतीय, उसने हराया था। प्रतिहार वंश का साथियों सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली जो शासक था वह कौन था? मीरभोज था। कौन था? सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था वह मीरभोज था। वह विष्णु का अनुयायी था और उसने साथियों आदि बराह की उपाधि क्या की थी? धारण की थी। किसकी? आदि बराह की उपाधि धारण की थी। महेंद्रपाल के दरबार में एक प्रसिद्ध कवि थे जिनका नाम क्या था? राजशेखर। क्या नाम था उनका? राजशेखर। तो साथियों ऐसे क्वेश्चन पूछता है आपसे कि राजशेखर किसके दरबार से बिलोंग करते थे? तो किसके दरबार से करते थे? महेंद्रपाल से। या किस वंश से बिलोंग करते थे? तो साथियों गुर्जर प्रतिहार वंश से वह बिलोंग करते थे। इस वंश का साथियों जो अंतिम शासक था वह कौन था? वह यशपाल था। कौन था? इस वंश का अंतिम शासक यशपाल था। अब साथियों आता है गहड़वाल वंश। कौन सा आता है? गहड़वाल वंश। इसे हम साथियों राठौर वंश भी कहते हैं। तो गहड़वाल वंश का साथियों संस्थापक जो था वह कौन था? वह चंद्रदेव था। कौन था? चंद्रदेव। चंद्रदेव ने इसकी स्थापना की थी। इनकी जो राजधानी थी वाराणसी थी। काशी क्या थी? वाराणसी। इनकी राजधानी वाराणसी थी। वाराणसी साथियों काशी का भी नाम है। इस वंश का सबसे महान शासक जो था वह कौन था? वह गोविंद चंद्र था। कौन था साथियों? वह गोविंद चंद्र था जो इस वंश का सबसे महान शासक था। इसकी जो इसका मंत्री था वह कौन था? वह लक्ष्मीधर था जो साथियों शास्त्रों का प्रकांड पंडित था। लक्ष्मीधर किसका शासक था? तो गोविंद चंद्र का। इसने साथियों कृत्य कल्पतरु, कौन सी? कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना भी की थी। तो साथियों क्वेश्चन ऐसे पूछता है आपसे कि कृत्य कल्पतरु नामक रचना किसने की थी? तो लक्ष्मीधर ने की थी। किस वंश से बिलोंग करते थे? तो गहड़वाल वंश से बिलोंग करते थे। पृथ्वीराज तृतीय, जिन्हें हम साथियों पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी जानते हैं, जिन्हें काफी लोग पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी जानते हैं, ने स्वयंवर से जयचंद की पुत्री संयुक्ता का अपहरण कर लिया था। क्योंकि साथियों पृथ्वीराज चौहान जो थे वह किससे प्रेम करते थे? संयुक्ता से। किससे साथियों? वह संयुक्ता से प्रेम करते थे। और दोस्तों संयुक्ता भी पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करती थी। तो साथियों संयुक्ता का विवाह हो रहा था। स्वयंवर से साथियों क्या किया? पृथ्वीराज चौहान ने संयुक्ता का अपहरण कर लिया और उन्हें उठा लिया। इसी कारण साथियों क्या हुआ था? जयपाल काफी निराश हो गए थे पृथ्वीराज चौहान से और जिस कारण साथियों उन्होंने मोहम्मद गौरी की मदद की थी पृथ्वीराज चौहान को हराने में।
तो दोस्तों यही कारण था कि जब पृथ्वीराज चौहान हारे थे तो उसमें साथियों जो सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाई थी वो जयचंद ने निभाई थी, क्योंकि साथियों जयचंद काफ़ी रुष्ट हो गए थे पृथ्वीराज चौहान के इस कार्य से, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने उनकी बेटी का स्वयंवर वाले दिन ही क्या कर लिया था, अपहरण कर लिया था मंडप पे से, इसीलिए। तो साथियों इस वंश का जो अंतिम शासक था वह कौन था, जयचंद था। पहले जयचंद ने साथियों मोहम्मद गौरी की मदद की थी, किसे हराने में, पृथ्वीराज चौहान को हराने में। और साथियों बाद में एक युद्ध होता है 1194 में, चंदावर का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है, चंदावर का युद्ध होता है 1194 में, जिसमें साथियों मोहम्मद गौरी ने जयचंद को भी पराजित किया, क्योंकि साथियों मोहम्मद गौरी जानता था कि अगर मैं जयचंद को नहीं हराऊंगा या उसे पराजित नहीं करूंगा तो कभी ना कभी वह मुझे पराजित कर देगा और मैं भारत में अपनी साथियों सीमा या अपने पैर नहीं जमा पाऊंगा। इसलिए साथियों उन्होंने पहले मोहम्मद गौरी ने पहले जयचंद को हराया, उसको हराया गौरी को, पृथ्वीराज चौहान को, और उसके बाद साथियों उन्होंने जयचंद को हराया था। अब साथियों आते हैं चौहान वंश। कौन आते हैं, चौहान वंश। साथियों चौहान वंश सबसे ज़्यादा विख्यात हुआ था राजपूत शासकों में, और उसमें सबसे ज़्यादा विख्यात जो हुए थे वह कौन थे, तो वह पृथ्वीराज चौहान थे, जिनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो चौहान वंश के साथी संस्थापक जो कौन थे, वह थे वासुदेव। किसने इसकी स्थापना की थी, तो वासुदेव ने इसकी स्थापना की थी। इस वंश का प्रारंभिक जो राजधानी थी साथी वह कौन सी थी, तो प्रारंभिक राजधानी इनकी ऐछत्र थी। कौन सी थी, ऐछत्र इनकी प्रारंभिक राजधानी थी। अजयराज द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना की थी। किसकी, अजमेर नगर साथी जो राजस्थान में है उसकी स्थापना किसने की, तो अजयराज द्वितीय ने इसकी स्थापना की। और उसके साथियों उसे क्या बनाया, अपनी राजधानी बनाया, यानी कि अजमेर को अपनी क्या बनाया, राजधानी बनाया। यह साथी वंश प्रारंभ में पृथ्वीराज वंश के अधीन था, उनके सामंत थे, उनके अंडर में कार्य करते थे। लेकिन साथियों बाद में इसे आजाद या स्वतंत्र करा लिया गया, किसके द्वारा, बागपति राज प्रथम के द्वारा। किसके द्वारा, बागपति राज प्रथम के द्वारा इसे स्वतंत्रता दिला दी। किससे, गूर्जर पृथ्वीराज वंश से इन्होंने स्वतंत्रता दिला दी और चौहान वंश निकलकर एक सामने आया उभर कर। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक जो था साथियों वह कौन था, तो वह थे विग्रह राज चतुर्थ। कौन थे, विग्रह राज चतुर्थ, जिन्हें साथियों बीसल देव के नाम से भी जाना जाता है। तो विग्रह राज चतुर्थ या बीसल देव, तो साथियों इनका एक ही नाम है, ठीक है। इन्होंने तोमर शासकों को पराजित कर अपने अधीन कर लिया था। विग्रह राज ने साथियों क्या किया था, जो तोमर शासक थे उन्हें हराया और अपने अधीन कर लिया। बीसल देव एक महान लेखक और कवि भी था। जो साथी बीसल देव थे, यह जो राजा थे बीसल देव, साथी यह एक योद्धा तो थे ही थे, साथ साथ यह एक महान लेखक और एक अच्छे कवि भी थे। इन्होंने एक साथी रचना की थी, किसकी, हरिकेल, हरिकेल नामक रचना की थी संस्कृत में। तो साथी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है ये कि हरिकेल नामक रचना किसने की थी, तो बीसल देव ने की थी। कहीं कहीं आपको बीसल देव देगा और कहीं कहीं आपको विग्रहराज चतुर्थ देगा। तो दोस्तों आप भूलना मत कि दोनों एक ही नाम है। तो हरिकेल नामक रचना किसने की थी, बीसल देव ने। किसमें की थी, संस्कृत में। साथियों 2.5 दिन का झोपड़ा जो था, जो हम जानते हैं कैसे, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा से। साथियों जो मस्जिद है शुरू में बीसल देव ने द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। तो दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा जो आज बना हुआ है, इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया है। कहाँ बनवाया, अजमेर में। तो दोस्तों वह पहले क्या था, वह बीसल देव द्वारा एक निर्मित विद्यालय था। क्या था, बीसल देव द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। अब दोस्तों इसके साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं, तो दोस्तों इसके साक्ष्य हमें इनकी पुस्तक हरिकेल से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं, इनकी पुस्तक हरिकेल से। और दोस्तों जो 2.5 दिन का झोपड़ा है वहाँ पे भी साथियों संस्कृत में कुछ लिखा हुआ मिला है, उससे भी हमें क्या मिलते हैं साथियों, वहाँ प्रमाण मिलती है कि यह पहले क्या था, एक विद्यालय था, जिसे बाद में तुड़वा कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवा दिया था। कह रहे हैं ना, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वा दिया था और क्या बनवा दिया था, एक 2.5 दिन का झोपड़ा उसे रूप दिया था। अब दोस्तों यह देखो, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यह जो वंश था यह राजपूत शासक थे, क्योंकि साथियों बाद में जब दिल्ली सल्तनत आई थी, जब कुतुबुद्दीन ऐबक आए थे तो उन्होंने यहाँ पूरे पे कब्जा कर लिया था। और बीच में जो बचे थे वह कौन बचे थे, तो वह राजपूत शासक थे। और यह साथियों क्या है, 2.5 दिन का झोपड़ा है। यहाँ से हमें प्रमाण मिले किसके, जहाँ पहले कभी एक संस्कृत विद्यालय हुआ करता था। बीसल देव के दरबार में साथियों सोमदेव रहते थे। कौन रहते थे, बीसल देव के दरबार में एक सोमदेव रहते थे। इन्होंने विग्रह राज नामक ग्रंथ की रचना की थी। किसकी, विग्रह राज, यानी कि विग्रह चतुर्थ जो थे उनके ही नाम पर एक रचना की विग्रह राज की। तो साथियों क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा कि सोमदेव किसके उससे बिलोंग करते थे, किसके वंश से, तो साथियों चौहान वंश से थे। और किससे थे साथियों, तो बीसल देव के उससे थे।
1178 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय, कौन? 1178 में पृथ्वीराज तृतीय जो थे, जिन्हें साथियों हम जानते हैं पृथ्वीराज चौहान के नाम से, वो कौन थे? शासक बने, किसके? चौहान वंश के। उन्हें साथियों कथाओं में क्या कहा गया है? तो कथाओं में उन्हें राय पिथौरा भी कहा गया। क्या कहा गया कथाओं में उन्हें? कथाओं में उन्हें राय पिथौरा भी कहा गया है। 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी, साथियों 1191 में एक युद्ध हुआ था, कौन सा? पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसमें साथियों मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। जिसमें साथियों क्या हुआ था? मोहम्मद गौरी बुरी तरह पराजित हुआ था और पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। लेकिन साथियों पृथ्वीराज चौहान ने उसे छोड़ दिया था, बख्श दिया था, क्योंकि साथियों मोहम्मद जो राजपूत शासक थे या पृथ्वीराज चौहान जो थे, वो कभी भी निहत्थे पर वार नहीं करते थे। और साथियों गौरी पूरी तरह परास्त हो चुका था और भूमि पर पड़ा हुआ था, उसके हाथ पर कोई हथियार नहीं था। तो पृथ्वीराज चौहान ने उसे छोड़ दिया और यह सोच के छोड़ दिया कि अब इसे जाने दो, अब यह दोबारा नहीं आएगा। लेकिन साथियों हुआ क्या था? 1192 में दूसरा युद्ध हुआ था। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। और साथ ही जिसमें क्या हुआ था? इसमें साथियों पृथ्वीराज चौहान की पराजय होती है और मोहम्मद गौरी जीत जाता है। और साथियों जीतता किसकी वजह से? मैंने आपको बताया था कि जयचंद, जिसने मोहम्मद गौरी की पूरी मदद की थी। जो पृथ्वीराज चौहान की रणनीति थी या जो उनके लड़ने का तरीका था, वो जयचंद को पता था और मोहम्मद गौरी को नहीं पता था। अब साथियों जयचंद ने पूरी जो इनकी रणनीति थी वो मोहम्मद गौरी को बता दी थी, और इसी कारण साथियों वही कारण था पृथ्वीराज चौहान की हार का और मोहम्मद गौरी की जीत का। तो दोस्तों हमारे जो पृथ्वीराज चौहान हारे थे, तो उसमें काफ़ी सारा सहयोग जो था वो किसका था? वो साथियों जयचंद का भी था। उन्हें बंदी बना लिया गया और बाद में साथियों किससे? पृथ्वीराज चौहान को मार दिया गया। और दोस्तों यह अंतिम शासक हुए दिल्ली पर, अंतिम राजपूत शासक और अंतिम हिंदू शासक हुए दिल्ली पर। उसके बाद साथियों कोई भी हिंदू शासक दिल्ली पर शासन नहीं कर पाया। तो दोस्तों यहाँ हमारी आज का क्लास कंप्लीट होती है। अब हम कल पढ़ेंगे हम इस पार्ट 2 के लिए। तो दोस्तों क्लास को देखते रहिएगा, और साथ ही क्लास को जिसने शेयर नहीं किया है वो क्लास को शेयर कर दें, क्लास को लाइक कर दें और क्लास को सब्सक्राइब कर दें। तो साथियों मिलते हैं कल